हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ सी। तो सी क्यों यूज करते हैं वो जानने के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि सी कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम सी के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कैरेक्टर सेट। तो सी आपको एक कैरेक्टर सेट प्रोवाइड करता है जिसमें तीन चीजें अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट वन इज अल्फाबेट्स, सेकंड डिजिट्स एंड थर्ड आता है स्पेशल सिंबल्स। तो अल्फाबेट्स जैसा कि आप सब जानते हैं, स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। डिजिट्स जो कि अपने पास अवेलेबल है 0 to 9। एंड कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स और डिजिट्स के अलावा जो भी सिंबल्स अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। तो इन तीनों को मिलाकर हम बनाते हैं पहला पॉइंट, दैट इज कैरेक्टर सेट, जो कि सी का पहला फीचर बनता है। तो जब भी सी का प्रोग्राम लिखना है तो आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम इन तीनों को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इन तीनों की हेल्प से जो अगला फीचर हमें मिलता है वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक वैल्यू जो कि प्रोग्राम में कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आप चाहते हैं 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 5 से, एंड इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 60। तो हम चाहते हैं कि हमेशा 12 5 से मल्टीप्लाई हो और हमें 60 रिजल्ट मिले। तो 12 5 इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज। और दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं, डिजिट्स। तो इसी तरह हम अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स को भी कांस्टेंट फ्रेम करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्या फीचर अवेलेबल है प्रोग्राम को लिखने के लिए। उसको डिटेल में कैसे यूज करते हैं उसके लिए आप अगले वीडियोस में उसको देख सकते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स समझने के बाद अगला टॉपिक आता है वेरिएबल। तो अब आपने देखा कि कांस्टेंट हमेशा फिक्स वैल्यू को यूज करेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम या कोड हम लिखते हैं उसमें कैलकुलेशंस फिक्स्ड नहीं होती हैं। मतलब हमें यूजर से कुछ इनपुट रिसीव करना होगा एंड उस इनपुट के बेसिस पर हमें कोई आउटपुट शो करना है। तो उस इनपुट को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है 12 into 5, अगर इसको वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व करें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a into b। तो यहां पर जो a और b मैंने मेंशन किया, इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है। तो अब इस पूरे इंस्ट्रक्शन को अगर हम वेरिएबल की हेल्प से लिखें तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि a और b में जो वैल्यूज थी वो आपस में मल्टीप्लाई हुई और उसका रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर हुआ, c। तो अब आप शायद आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस समझ में आया होगा कि कांस्टेंट हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वेरिएबल में हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू स्टोर करके उसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कीवर्ड। तो कीवर्ड्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स। तो सी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसका मीनिंग पहले से डिसाइडेड है, जिसको आपको एज इट इज यूज करना होता है। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। तो ये भी एक सी का फीचर है कि कुछ वर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड है, हमें उसको एज इट इज अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा। देन डेटा टाइप्स। तो अभी मैंने आपको समझाया वेरिएबल। तो वेरिएबल वैल्यू स्टोर करेगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब ऐसा हो सकता है कि हम वेरिएबल में अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करें, तो वो टाइप क्या होगा, कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम फीचर यूज करेंगे डेटा टाइप्स। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डेटा टाइप्स, डेटा मतलब वैल्यू और उसका टाइप। तो वैल्यू का टाइप समझाने के लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा डेटा टाइप। नेक्स्ट फीचर इज ऑपरेटर। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहां पर एक सिंबल यूज किया मल्टीप्लाई, यहां पर एक सिंबल यूज किया इक्वल्स टू।
तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको एक सिंबल यूज करना होगा, दैट विल बी स्पेशल सिंबल, और उस स्पेशल सिंबल का एक पर्टिकुलर टास्क होगा जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे। तो सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिक्स में आपने यूज किया होगा, सी में हम इनको एज इट इज यूज करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं जो कि हम सी प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स के बाद अगला पॉइंट आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो दोस्तों, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला होगा कंडीशनल, और उसके लिए हम यूज करेंगे इफ और एल्स। तो ये सी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है कि कंडीशन अगर आपको कभी भी लिखना है कि मुझे या तो ये काम करना है या फिर ये काम करना है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक फीचर यूज करेंगे जिसका नाम है इफ एल्स, और जनरल टर्म में हम उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो अब इस सिलेक्शन स्टेटमेंट को भी एक एग्जांपल से डिनोट करता हूं। आपने एटीएम मशीन से अमाउंट विड्रॉ किया होगा, तो जब भी हम एटीएम मशीन पर अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि हमें अमाउंट विड्रॉ करना है, हमें अपना पिन चेंज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या आप एक ही बार में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई एक? हम कोई एक ऑपरेशन ही एक बार में परफॉर्म करते हैं, तो वो हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, सी में सिलेक्शन स्टेटमेंट के थ्रू। और उसके लिए जो फीचर प्रोवाइडेड है उसको बोला जाता है स्विच स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज लूप। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का तीसरा पॉइंट है लूप। तो अगर एटीएम मशीन की ही हम फिर से बात करें, तो आपने देखा होगा एटीएम मशीन में आप कार्ड स्वाइप करते हैं, अपना पिन नंबर एंटर करते हैं, गलती से आपने गलत पिन नंबर एंटर किया तो वो आपसे फिर से पिन नंबर पूछता है, और ऐसा 3 बार होता है। अगर 3 बार में आपने सही पिन नंबर एंटर किया तब तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो 3 बार रिपीट करने के लिए जो हम फीचर यूज करते हैं उसका नाम होगा लूप। और लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। तो दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, इन तीनों को ही हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे और अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको यूज करेंगे। अगला फीचर है एरेज। तो मैंने बात की कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट पे हम यूज करते हैं इफ एल्स, स्विच और लूप। अब इन तीनों की हेल्प से आपके पास एक नया फीचर बनता है जो कि होगा एरेज। तो सपोज हमारे पास में एक वेरिएबल है ए और उसमें मैंने एक वैल्यू को स्टोर किया जो कि है 5। तो एक वेरिएबल में हम एक टाइम पर एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एरेज। तो एरे का जनरल मीनिंग होता है कलेक्शन। तो जब भी कलेक्शन फ्रेम करना है तो आपको एरे यूज करना होगा, और हम इस वेरिएबल को इस तरीके से डिनोट करेंगे। सो दिस इज डेटा टाइप, A is name of array and 10 is size। तो हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम होगा A, उसका साइज होगा 10। इट मींस हम इसमें 10 नंबर स्टोर करेंगे, और वो सारे के सारे नंबर किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप। सो यू कैन से देयर इज अ वेरिएबल A which can store 10 elements of integer type, right? Now we can divide array into 3 types: 1D array, 2D array and 3D array। और 3D array can be known as multi-dimensional array। तो 1D array जिसमें एक सिंगल रो अवेलेबल होता है, 2D array जिसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स अवेलेबल होंगे, एंड 3D array विल बी कलेक्शन ऑफ 2D array। ठीक है,
तो इन तीनों टाइप्स को आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो अभी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा वो किसको इंडिकेट करता है? 1D एरे को। अगर हम 2D एरे की बात करें तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर एक सिंगल रो था इसलिए 1 डायमेंशन। अगर हम मल्टीपल रोज की बात करेंगे तो उसको इस तरीके से लिखना होगा A4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 4 रोज अवेलेबल होंगी और हर रो में 5 कॉलम्स होंगे। सो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। सो दोस्तों दिस इज 2D एरे जिसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। एंड अगर बहुत सारे 2D एरेज को एक साथ कलेक्ट करें तो क्या बनेगा? 3D एरे। तो 3D एरे को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें 3 डायमेंशंस यहां पर मेंशन करने होंगे 3, 4, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में कितने 2D एरेज हैं? इसका मतलब होगा नंबर ऑफ रोज और इसका मतलब होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 4 बाई 5 डायमेंशन के टोटल 3 2D एरेज होंगे और इसको आप रिलेट कर सकते हैं 3D एरे से। तो ये अगला फीचर था जिसको कि हम एरे से डिनोट करते हैं, जिसमें कलेक्शन होगा 1D 2D एंड 3D की फॉर्म में हम इसको स्टोर कर पाएंगे। इसके बाद अगला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्ट्रिंग। तो जैसा अभी मैंने आपको एरे में बताया कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो हम एरे यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज हमें स्टोर करना है कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर वर्ड को हम देखें तो इसमें कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। इसको स्टोर करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप ये नोटेशन यूज करेंगे। तो CHAR इट इज डेटा टाइप, STR स्ट्रिंग, एंड जो वैल्यू हमने इसमें स्टोर किया वो है कंप्यूटर, और इसको डबल कोट्स में डिनोट करना होगा और ये ऑटोमेटिकली इस एरे में स्टोर हो जाएगा। यहां पर आपको साइज देना ऑप्शनल है। अगर आप साइज नहीं देंगे तो इन अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स को काउंट करके साइज ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो ये था स्ट्रिंग जिसको कि हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर। तो 10th फीचर विल बी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको मैं एरे से कंपेयर करूंगा। सपोज दिस इज एरे एंड दिस इज स्ट्रक्चर। तो अगर हम एरे को यूज करें तो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। तो अब यहां पर एक एडवांटेज मिला कि हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि सिमिलर वैल्यूज का कलेक्शन होगा। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर कर रहे हैं? सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर। सो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यू जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है स्टोर करना है तब हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर। तो शायद आपको एरे और स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझ में आया होगा कि एरे में हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज होंगी जो कि एक से ज्यादा हो सकती हैं, और स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या वैल्यूज हम स्टोर करेंगे जो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये एरे और स्ट्रक्चर का डिफरेंस था। अब एरे को अगर हमें यूज करना है तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंट a 10 कि a वेरिएबल में 10 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के स्टोर होंगे।
जबकि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना होगा स्ट्रक्ट, देन आपको स्ट्रक्चर नेम लिखना होगा एंड इनसाइड दीज ब्रेसेस आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस एरे में हमने सारी वैल्यूज को इंटीजर टाइप माना और इस स्ट्रक्चर में हमने ए इंटीजर, बी फ्लोट और सी कैरेक्टर यूज किया। तो तीनों डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को हम इस स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो ये एरे और स्ट्रक्चर का डिफरेंस था। जब भी सिमिलर टाइप की बात करेंगे तो एरे यूज करिएगा, जब भी डिफरेंट टाइप की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर यूज करिएगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए अगला फीचर आता है यूनियन। तो यूनियन की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है, जो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज होगा। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज का कलेक्शन है और यूनियन भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज का कलेक्शन है। तो अब हमें इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो समझना होगा। तो नीचे आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो सिमिलरली हम यूनियन भी एक बना लेते हैं जिसमें ए वेरिएबल लिखा इंटीजर, बी है फ्लोट और सी है कैरेक्टर टाइप। तो एक स्ट्रक्चर बनाया और एक यूनियन बनाया। अब अगर हमें स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है तो आप लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, देन सपोज नेम इज नेम एंड एस। तो ये है स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसको कि मेमोरी एलोकेट होगी और मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, ए, बी और सी। तो आपने देखा तीनों ब्लॉक्स को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट हुई। जबकि अगर हम यूनियन का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो यूनियन के केस में सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा और वो कैसे डिसाइड होगा कि तीनों में से किस वेरिएबल को सबसे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो है फ्लोट। तो फ्लोट के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट हुआ, ए भी इसी को यूज करेगा, बी भी इस लोकेशन को यूज करेगा और सी भी इसी लोकेशन को यूज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक को यूज करना है एक ही टाइम पर, तब तो हम यूनियन को यूज करें ताकि मेमोरी सेव हो जाएगा। बट एक ही टाइम पर तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना है तब हम किसको यूज करेंगे, स्ट्रक्चर। सो अगर आपको एक ही टाइम पर वैल्यू यूज नहीं करना है तो यूनियन को प्रेफर करें ताकि शेयरिंग से आप मेमोरी को सेव कर पाए। अदरवाइज हम स्ट्रक्चर को प्रेफर करेंगे जिसमें एक ही टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। फंक्शंस, तो जैसा कि आपको मालूम है सी एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो हमें फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। फंक्शंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड। तो अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए सी आपको एक हेडर फाइल प्रोवाइड करता है, जिस हेडर फाइल में उस फंक्शन का डेफिनेशन पहले से अवेलेबल होता है और हमें उसको एज इट इज यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट एफ का काम क्या होता है, प्रिंट एफ कुछ भी कंटेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और कंटेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करेगा वो हमने नहीं डिसाइड किया, वो ऑलरेडी किसके पास अवेलेबल है, हेडर फाइल के पास। तो हमें हेडर फाइल को यूज करते हुए किसी भी फंक्शन को यूज करना है और उसको कैसे काम करना है ये नहीं बताना है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, प्री डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में। लेकिन अगर आप ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं जिसका काम क्या होगा वो भी आप ही डिसाइड करते हैं, तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे
सम कैलकुलेट करना है और मैंने इस तरीके से एक ब्लॉक बनाया और यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए। तो किसी भी फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको उसको एक नेम प्रोवाइड करना होगा। यहां ब्रैकेट्स में हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स, एंड ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये आप यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो इस तरीके से आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो आपके अकॉर्डिंग एक टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो प्री डिफाइंड जो कि सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर ने लिखा उसके अकॉर्डिंग अपना टास्क परफॉर्म करेगा। फंक्शंस के बाद जो अगला फीचर है और इंपॉर्टेंट भी है वो है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसको हमने बोला सोर्स कोड, जो कि .c से आपने सेव किया। सोर्स कोड के अंदर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे एंड उस प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट किया। तो प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम किससे लिंक हो जाता है? आउटपुट स्क्रीन से। तो आपने प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम का आउटपुट कहां चला जाएगा? आउटपुट स्क्रीन पर। और प्रोग्राम इनपुट कहां से रिसीव करेगा? आउटपुट स्क्रीन से। तो जो भी प्रोग्राम के अंदर आपने कोड लिखा वो अपना रिजल्ट स्क्रीन पर थ्रो करेगा और प्रोग्राम इनपुट भी स्क्रीन से रिसीव करेगा। अब सपोज आपने अपना सिस्टम ऑफ किया, शट डाउन किया, और अगले दिन आप उसको रीओपन करते हैं या रीबूट करते हैं, तो क्या होगा कि प्रोग्राम तो सेव होगा बट आउटपुट स्क्रीन पर जो भी आपने डिस्प्ले किया था वो विजिबल नहीं होगा। तो अब उस आउटपुट स्क्रीन पर जो इनपुट और आउटपुट हमने डिस्प्ले किया था उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें एक और फाइल बनानी होती है, और जो कि हम कह सकते हैं टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके प्रोग्राम का रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर भी स्टोर होगा टेम्परेली, और परमानेंटली कहां स्टोर होगा? एक फाइल के अंदर। तो जब आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो ये फाइल जिसमें सोर्स कोड है और ये फाइल जिसमें आपका आउटपुट स्टोर्ड है दोनों परमानेंटली स्टोर्ड रहेंगे, और जो आउटपुट स्क्रीन है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग का बेसिकली यूज क्या हुआ? इट कैन स्टोर आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम और इट कैन प्रोवाइड इनपुट टू द प्रोग्राम। तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट परमानेंटली स्टोर करना है तो फाइल यूज करें। अगर परमानेंटली यूज नहीं करना है तो फाइल रिमूव करके आप सिंपली आउटपुट स्क्रीन को ही यूज कर सकते हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया।